हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अपने कंसंट्रेशन वाले लेक्चर में लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एक्स। ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, एक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और यहीं से लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो एक्स जो ये लिखा है, ठीक ना, मैंने बताया था ये जो एक्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस फैक्टर। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, या और इसी को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। और ये क्या होता है, यहीं से कहानी अपनी हम लोग शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी में जो सबसे पहली चीज़ है, देखो ध्यान से, एन फैक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है। तो सबसे पहली चीज़ देखो हमने बोला था, और वो क्या था, याद करो, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो हमें आज यही सब सीखना है कि बेसिसिटी एसिड कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड ये होता है एन फैक्टर। और फिर होता है आपका एसिडिटी, अगला फैक्टर है तुम्हारा एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस उल्टा उल्टा, एसिड में होता है बेसिसिटी और बेस में होता है एसिडिटी। और थर्ड है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें आपको ये एन फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब और मेरी बातें ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। जैसे देखिए मैं पिछले क्लास में बोला था कि क्लास 11th में आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, जैसे न्यूट्रलाइजेशन मान लो क्वेश्चन पूछे तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन कुछ भी लगा के सॉल्व कर देंगे, आंसर सही है, मतलब नंबर आपको मिलेंगे, आंसर भी सही आएगा। अभी आगे बताऊंगा, ओवरऑल लगाते नॉर्मेलिटी ही हैं हम लोग। और बाकी लेकिन 12th में मान लो न्यूट्रलाइजेशन का कोई क्वेश्चन आया तो प्लीज़ वहाँ फिर आप नॉर्मेलिटी लगा के मत करेंगे, वहाँ पर हम लोग सिर्फ मोलरिटी लगा के करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 12th की बुक पलटेंगे आप NCERT वाली तो आपको वहाँ नॉर्मेलिटी नहीं मिलने वाली। ICSE में तो है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन CBSE बोर्ड वाले तो मोलरिटी ही लगा के सॉल्व करिएगा। तो अब देखना ध्यान से, यानी हमें कोई ऐसा तरीका जो है सीखना है कि भले क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दी रखी हो लेकिन हम उसको सॉल्व किससे करेंगे, मोलरिटी से। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है अपने पास रिलेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर। अब वो सब्सटेंस या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या तो आपका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो अब देखना ध्यान से, एक एक हेडिंग बनाते हैं और सबको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो ध्यान से, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो एसिड की बेसिसिटी बतानी है। तो एसिड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल HN। एक एक चीज़ मिटाता हूँ, अच्छे से ज़रा ध्यान से देखते रहिए। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल HIN, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल HIN प्रेजेंट इन एसिड, अच्छे से याद रखे रहना, प्रेजेंट इन एसिड्स, प्रेजेंट इन एसिड्स, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड बेसिसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, आर कॉल्ड बेसिसिटी। क्लियर। चलिए ये हो गया बेसिसिटी की डेफिनीशन। जैसे देखिए एग्जाम्पल से सीखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे देखो मैं बोलूँ तुम्हारे पास HCl है, तो HCl जैसे एक्वस करोगे तो ये देखो क्या होगा, आपका एक्वस मीडियम में H प्लस और प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो गया। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो रिप्लेसेबल HN कितने हो गए, 1, यानी X फैक्टर या N फैक्टर या बैलेंस फैक्टर कितना हो गया तुम्हारा, 1। दूसरा देखो ध्यान से, तुम्हारे पास है H2SO4, है ना, H2SO4। तो इसको जैसे ही पानी आप मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, देखो 2H प्लस और प्लस क्या हो गया, देखो SO4 पे 2 माइनस। ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है। इसका X फैक्टर कितना हो गया, 2, यानी इसका N फैक्टर कितना हो गया, 2। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास HNO3 है, तुम्हारे पास जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड एक्वस करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसलिए ऐसे साइन बनाया करो, H प्लस एक्वस और प्लस क्या हो गया, देखो NO3 एक्वस। तो ये देखना, इसके लिए एक्स फैक्टर कितने रिप्लेसेबल HN है, 1। ठीक है ना। अगला देखो ध्यान से, फोर्थ एग्जांपल यहाँ लिखूँ मैं। जैसे तुम्हारे पास मान लो H3PO4 है, बात समझ में आई। इसको जब आप ब्रेक करोगे, एक्वस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा 3H प्लस और प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास PO4 पे, ठीक है ना, 3 माइनस। तो ये सब भी एक्वस में है। कितने रिप्लेसेबल HN है, कितने रिप्लेसेबल HN है, 3। तो बेसिसिटीज़ की कितनी हो गई, 3। ठीक ना। अगला देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, अब तुम्हारे पास मान लो H3PO3 है। अब इसको एक्वस करोगे, इसको एक्वस करोगे तो क्या ये 3H प्लस और तुम्हारा जो है, ठीक है ना,
PO3 तुम्हारा और इसके ऊपर 3 माइनस, ये ऐसा ब्रेक होगा क्या बताइए। इसमें जैसे देखो एक H था, एक हाइड्रोजन एटम था, एक H बना दिया, 2 हाइड्रोजन एटम था, 2 H बना दिया, एक हाइड्रोजन एटम था, एक H बना दिया, 3 हाइड्रोजन एटम थे, 3 H बना दिए। अब देखना यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम हैं तो क्या 3 H बनाएंगे हम लोग, तो ऐसा अगर आप बना देंगे तो अब देखो ध्यान से इसकी भी बेसिसिटी 3 हो गई। तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग पढ़ने की क्या ज़रूरत, तुम्हें अगर याद हो इसका नाम अलग है और इसका नाम अलग है, तो मतलब इसमें यानी इसकी बेसिसिटी 3 नहीं आने वाली है। तो जिन्होंने ये सोचा था उनका आंसर है गलत, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से ये आंसर गलत क्यों है, इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो ये आप बहुत अच्छे से आपको अगर याद हो थोड़ी बहुत चीज़ें, तो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ फिर तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, आपको पता है कि एसिड कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेसिस पे एसिड आर कैटेगराइज इनटू 3, जो है 2 कैटेगरी। याद करो, एसिड को हम लोग अगर क्लासीफाई करते हैं ऐसे, इसको नोट में स्टार बना के नोट कर लेना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। जो भी तुम्हारे पास एसिड होता है उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो ध्यान से देखना क्या होता है। तो ये 2 टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है हाइड्रा एसिड और एक होता है ऑक्सी एसिड। एक होता है हाइड्रा एसिड और दूसरा वाला एसिड कौन सा होता है बोलो, ऑक्सी एसिड। एक होता है हाइड्रा एसिड, दूसरा कौन सा एसिड, ऑक्सी एसिड। तो हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोजन हो और इसके साथ में नॉन मेटल हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन हो इसके साथ में नॉन मेटल हो, लेकिन यहाँ जो ये नॉन मेटल है, ये जो नॉन मेटल है ये कभी भी ऑक्सीजन ना हो, तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड। जैसे देखना एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पास देखो HCl है, HBr है, HI है, HF है, समझ में आ गया होगा। तो इनमें देखो रिप्लेसेबल एच कितने हैं, 1 1 1 1, यानी इन सब की बेसिसिटी कितनी हो गई, 1, ठीक है ना। अगला देखो ध्यान से, ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, कोई एक नॉन मेटल हो और प्लस ऑक्सीजन एटम भी हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन, नॉन मेटल और कोई ऑक्सीजन एटम हो, तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। जैसे इसके एग्जांपल की हम लोग बात कर लें तो ये देखो क्या हो गया, तुम्हारे पास H2SO4 है ना, ये देखो HNO3 है, उधर से देख लो ध्यान से H3PO4 है, ठीक है ना, H3PO3 है, H3PO2 है, H3PO2 है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। अब देखना, अगर मुझे ऑक्सी एसिड में निकालना है कि कितने रिप्लेसेबल HI, मतलब इसका बेसिसिटी कितनी है, तो ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन देख के बेसिसिटी नहीं बताते हैं। जैसे हाइड्रा एसिड में क्या है कि आप हाइड्रोजन देख लीजिए और हाइड्रोजन देखने के बाद जितने भी हाइड्रोजन एटम आते हैं, ये देखो जितने हाइड्रोजन एटम है उतनी बेसिसिटी है। लेकिन ऑक्सी एसिड में ये काम नहीं करेंगे कि जितने हाइड्रोजन एटम है उतना ही बेसिसिटी हो जाएगा। आप याद करो, शायद याद होगा आपको H3PO4 ट्राई बेसिक, डाई बेसिक, मोनो बेसिक, याद है ना। तो ये था, एग्जाम्पल में भी थे आप 10th की बुक अगर आपको याद हो तो जो आपके ऑक्सी एसिड हैं उनका हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे बेसिसिटी फाइंड करते हैं, ये अपने को सीखने वाली बात है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं भाई, टू फाइंड बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड, अच्छे से याद रख। देखो हाइड्रा एसिड तो आसान है, जितने एच दिख जाए उतने हो जाएंगे। अब देखना, टू फाइंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रा एसिड, जो ऑक्सी एसिड, बल्कि ऑफ ऑक्सी एसिड, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सी एसिड का बेसिसिटी फाइंड करते हैं। डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है, एक बार में आप सीख जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। क्या करना है देखना ध्यान से, पहले इसका आप जो है देखना ध्यान से। तो ऑक्सी एसिड आपको अच्छे से पता है, हाइड्रोजन होते हैं, नॉन मेटल होता है और प्लस ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। इस नॉन मेटल जो ये रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, ये भी याद रखो, ठीक है ना। तो क्या करना है, जो भी ऑक्सी एसिड रहे, ठीक है ना, जो भी तुम्हारे पास ऑक्सी एसिड हो, नॉन मेटल जो भी रहे, इस नॉन मेटल के साथ में अच्छे से याद रखे रहना, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दो। ये ट्रिक है, दिमाग में रखे रहना। एक ऑक्सीजन को क्या बना दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो और उसके बाद क्या करना है, रिमेनिंग ऑक्सीजन लिख लेना है।
रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम देख लेना है कितने बच गए, ठीक है ना। और क्या देखना है आपको, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो रिमेनिंग की बात ही नहीं है। और इन दोनों को जोड़ के हम लोग बनाएंगे OH पेयर, इन दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, OH पेयर, ठीक है ना। जितने भी OH पेयर बनते हैं, जितने भी OH पेयर बनते हैं, यही क्या होती है, बेसिसिटी। अच्छे से दिमाग में आ गया होगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर हुआ ना ये सबको। एक एग्जाम्पल करता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल, तुमसे बोले कि ज़रा H2SO4 बताइए ये डाई बेसिक है कि मोनोबेसिक है कि ट्राई बेसिक है, जो भी पूछे। तो इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर। सेंट्रल एटम, अच्छा सेंट्रल एटम को पहचानने का एक तरीका और बता दे रहा हूँ मैं। सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो भी किसी मॉलिक्यूल में क्या हो, बोलो, रिपीटेड मिनिमम, ठीक ना, रिपीटेड मिनिमम होना चाहिए। और उस एटम की वैलेंसी, एंड साथ में लगा दो, एंड वैलेंसी मैक्सिमम, ठीक है ना। बस ये ध्यान में रखे रहिए, रिपीटेड मिनिमम और वैलेंसी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो देखो हाइड्रोजन 2 बार, सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार, तो सेंट्रल एटम कौन सा हो गया, सल्फर। सेंट्रल एटम या नॉन मेटल मिल गया। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब एक ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड से जोड़ा आपने, तो अब देखो जरा ध्यान से, इसके पास ऑक्सीजन एटम कितने बच गए, बोलो। ऑक्सीजन एटम इसके पास रिमेनिंग रह गए 3, और हाइड्रोजन इसके पास कितना रह गया, देखो 2, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना। तो ये मिला के हमें क्या बनाना है, OH पेयर। तो कितने OH पेयर बन जाएंगे, 2। कितने OH पेयर बन जाएंगे, 2। मिल गया इसकी बेसिसिटी। अब अगर मान लो तुमसे इसका स्ट्रक्चर पूछ ले, तो थोड़ा ज्ञान इसका भी ले लिया जाए। तो सल्फर के आउटर सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर या बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर दोनों बना सकते हैं। तो सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखना ध्यान से, OH पेयर मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के आउटर सेल में तुम्हें पता 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन ने एक इधर जोड़ लिया, तो ऑक्सीजन का देखो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो एक OH पेयर आप इधर जोड़ दीजिए और एक OH पेयर आप इधर जोड़ दीजिए। अब देखना, जब 2 OH पेयर बन गया तो अभी भी ऑक्सीजन एटम 1 बचा हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन एटम बचता है तो ऑक्सीजन एटम को, ठीक ना, अगर बैलेंसी वायलेट नहीं हो रही है तो उसको हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं। तो बचे ऑक्सीजन को कैसे जोड़ दिया मैंने, डबल बॉन्ड से। क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो जितना OH पेयर बनता है वही क्या होती है, बेसिसिटी। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसीलिए देखो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी आ गई, 2, ठीक है ना। कुछ और एग्जाम्पल करता हूं तो और समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, और ये तो नोट कर ही लिए होंगे आप, इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि आप जरा H3PO4 का बेसिसिटी बताइए, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था H2SO4, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग करते हैं H3, है ना, H3PO4। चलिए इसमें आपको बताना है कितना इसका बेसिसिटी है। तो फिर वही कहानी, बोलो सेंट्रल एटम कौन सा है, देखो फॉस्फोरस। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब देखना हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 3। ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 3। OH पेयर कितना बनेगा, तो 3, ठीक है ना। यानी जितने OH पेयर वही इसकी क्या हो गई, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कितनी हो गई इसकी, 3। अब देखो फॉस्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तुमसे स्ट्रक्चर पूछे तो स्ट्रक्चर बना दो। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, एक OH पेयर इधर जोड़ दिया, एक OH पेयर इधर जोड़ दिया, और एक OH पेयर इधर जोड़ दिया। बस समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। फिर अगला देखो ध्यान से, तीसरा तुमसे बोले थर्ड में क्या, आप जरा बताइए H3PO3 का बेसिसिटी बताइए। जो आपका गलत हुआ था उसको देखिए ध्यान से। तो अब देखना ध्यान से, इसमें जो सेंट्रल एटम है, बोलो वो सेंट्रल एटम कौन सा है, फॉस्फोरस। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिया तो ऑक्सीजन कितने बच गए तुम्हारे पास, 2, ठीक ना। हाइड्रोजन कितने बच गए तुम्हारे पास, देखो 3। अब देखना OH पेयर कितना बनेगा, OH पेयर केवल 2 ही ना बनेगा, जितना OH पेयर बनता है वही क्या हो जाती है, बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखा दूं। तो फास्फोरस के आउटर सेल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन,
तो अब एक OH पेयर इधर जोड़ दिया मैंने, 2 OH पेयर हैं, एक OH पेयर देखो इधर जोड़ दिया मैंने, और हाइड्रोजन अगर बचता है, देखो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन खत्म हो गया, एक बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन अगर बचता है तो इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। वैलेंसी वायलेट ना हो तो हमेशा याद रखो ऑक्सीजन जो रिमेनिंग रहते हैं वैलेंसी वायलेट ना हो तो इसको डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, ठीक है ना। और इसको वैलेंसी वायलेट ना हो इस पर स्टार बना दो, ठीक ना। बॉन्डिंग में इसको सिखाया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखे रहना। और हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बचे हुए हाइड्रोजन को आपको कैसे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। तो ये देखो ध्यान से, अब हाइड्रोजन एक बचा हुआ था, यहाँ लाके जोड़ दिया। कितना रिप्लेसेबल हो या चैन है, 2, तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। क्लियर हुआ ना, ये डाई बेसिक एसिड है, याद आया ना, ठीक है ना। चलिए और एक देख लेते हैं, H3PO3 हो गया, H3PO2 भी देख लिया जाए। तो अब देखना ध्यान से, H3PO2, ठीक है ना। तो 4th नंबर पे एग्जाम्पल में तुमसे बोले बेसिसिटी बताइए H3PO2 की। अब फिर तो वही कहानी, सेंट्रल एटम कौन सा है, फास्फोरस, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम कितना है 1, और हाइड्रोजन एटम कितना है 3, दोनों को मिला के क्या बनाएंगे, OH पेयर कितना बन गया 1, मिल गया अपने को बेसिसिटी। तो बेसिसिटी आप देखिए ध्यान से, बेसिसिटी कितनी हो गई 1। अब बेसिसिटी 1 हो गई, लेकिन 2 हाइड्रोजन देखो अभी बचे हुए हैं। फास्फोरस के आउटर सेल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड से जुड़ गया, एक OH पेयर जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, एक हाइड्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड से, एक हाइड्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड से। क्लियर, ठीक है ना। तो ये था बेसिसिटी निकालने का तरीका, जो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला देखो नॉर्मेलिटी का नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप हम लोग देखते हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में रिलेशन, ठीक है ना। एकदम आसान सा है। जैसे देखो मोलरिटी वाला फार्मूला अगर आपको याद हो तो मोलरिटी कैसे निकालते थे, परसेंटेज डेंसिटी 10 डिवाइडेड बाई क्या करते थे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्या करते थे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, बहुत सारे आंसर आपको मैंने बोला था कि परसेंटेज में आप कोई भी यूज कर दो, है ना, कोई कंसंट्रेशन दिया रहे आंसर आ जाता है। लेकिन बहुत अप्रोप्रिएट ये तब होता है जब ये परसेंटेज आप जो है ना कैसा रखा, परसेंटेज दिया रहे बाई मास, तो ये लगाओ तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो वही हाल यहाँ भी है। नॉर्मेलिटी के लिए देखो जरा ध्यान से, ठीक ना, नॉर्मेलिटी के लिए यही काम करना है। अगर ये परसेंटेज कंसंट्रेशन तुम्हें दिया हो बाई मास, ठीक है ना, परसेंटेज कंसंट्रेशन बाई मास हो, डेंसिटी ग्राम पर लीटर में हो, तो नॉर्मेलिटी का जो एक्सप्रेशन है सिंपल सा, बस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज डेंसिटी 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास के जगह पे क्या आ जाएगा भाई, नॉर्मेलिटी में क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट आता है, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, और वो भी किसका, देखो सोल्यूट का। क्लियर हो गया ना फार्मूला। तो ये है तुम्हारा नॉर्मेलिटी का, ठीक ना। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, परसेंटेज अगर बाई मास दिया हो तो परसेंटेज डेंसिटी 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम टाइप, ठीक ना, प्रॉब्लम टाइप 4। तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक ना, जैसे हम लोग देखो मोलरिटी इक्वेशन निकालते थे वैसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन निकालेंगे, या जैसे हम लोग बोले थे मोलरिटी डाइल्यूशन वाली, वैसे ही नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, डाइल्यूशन वाली, ठीक ना। तो नॉर्मेलिटी अगर हमसे मान लो नॉर्मेलिटी जो भी है, ठीक ना, तो इसके लिए देखना ध्यान से, फॉर डाइल्यूशन, नॉर्मेलिटी के लिए अगर मैं फॉर डाइल्यूशन वाली बात करूं तो मान लो फॉर डाइल्यूशन मतलब आपको समझाया था मैं, याद करो क्या था। जैसे मान लो एक सोल्यूशन आपको है और ये सोल्यूशन का इनिशियल नॉर्मेलिटी N1 है, इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है। हमने क्या किया, इसमें मान लो हमने पानी ऐड कर दिया, वाटर हमने ऐड कर दिया, वाटर ऐड करके हमने क्या किया, वही सोल्यूशन है तुम्हारे पास, लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी N2 हो गई और इसका वॉल्यूम V2 हो गया। तो फॉर डाइल्यूशन क्या बोलते थे, याद करो, मोलरिटी इक्वेशन क्या था, M1V1, तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, N1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, N2V2। तो ये नॉर्मेलिटी फॉर क्या है तुम्हारा, डाइल्यूशन। बात क्लियर हो गई ना। अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्मेलिटी मिक्सचर का, ठीक है ना। अगर हमें बताना हो प्रॉब्लम टाइप 5 नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, खूब अच्छे से देखना ध्यान से, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी हम लोग कैसे बताते हैं, प्रॉब्लम टाइप 5 है ना। तो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, ठीक है ना। तो वही फिर कहानी रिजल्टेंट मिक्सचर, ठीक है ना। तो जब रिजल्टेंट मिक्सचर की हमें नॉर्मेलिटी बतानी है तो पहले इसको देख लिया जाए। अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो एक सोल्यूशन है तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, ये मान लो सोल्यूशन 1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, इसका वॉल्यूम V1 है,
ध्यान से सुनते रहना। हमने क्या किया, एक सोल्यूशन और लिया, इस सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है, ये सोल्यूशन मान लो अपना 2 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, इसका वॉल्यूम V2 है। दोनों में अंतर समझना, इसमें सोल्यूशन एक ही रहता है, पानी ऐड करते हैं, ठीक है ना। या कुछ जो आपका इधर मान लो, ठीक है ना, इधर मान लो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ मान लो सोल्यूशन तुम्हारे पास 3 है, सोल्यूशन देखो 3 है, इसकी नॉर्मेलिटी N3 है, इसका वॉल्यूम V3 है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को मिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो रिजल्टेंट हमें तभी, अगर सेम नेचर है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये मान लो तीनों जो हैं सेम नेचर के हैं, अच्छे से याद रखे रहना, अगर इन तीनों के पास सेम नेचर है, मतलब एसिड है तो एसिड एसिड, बेस है तो बेस बेस, और अगर एसिड बेस मिक्स करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, आगे सीखा ही जाएगा उसको, ठीक है ना। तो अब देखना, अगर इनका नेचर सेम हो और नेचर सेम करके हमने तीनों देखो इसमें भर दिया 1 2 3, तो ये बन गया तुम्हारा देखो रिजल्टेंट सोल्यूशन, ये बन गया तुम्हारा रिजल्टेंट सोल्यूशन। अच्छे से दिमाग में रखो, रिजल्टेंट सोल्यूशन, ठीक है ना। यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सोल्यूशन 1 भी है, इसके अंदर सोल्यूशन 2 भी है, और इसके अंदर सोल्यूशन 3 भी है। इस रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी मान लो NR है, इस रिजल्टेंट सोल्यूशन का वॉल्यूम मान लो VR है। तो रिजल्टेंट जो नॉर्मेलिटी होती है, ठीक है ना, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी देखो क्या हो जाएगा, N1 V1 प्लस क्या हो जाएगा बोलो, जैसे मोलरिटी था वैसे ये भी है, क्या हो जाएगा N2 V2 और प्लस क्या हो जाएगा N3 V3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो V1 प्लस V2 और प्लस V3। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। डेरिवेशन अगर आपसे पूछे कोई तो कर लेंगे भाई। N1 V1 क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन 1, N2 V2 क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन 2, N3 V3 क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन 3, और V1 V2 प्लस V3 क्या है, रिजल्टेंट वॉल्यूम। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया इसका। अब इसको मान लो आपको जो है सिग्मा जैसा रिप्रेजेंट करना हो, तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगर सिग्मा जैसा लिखना हो तो समेशन, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, I वेरिंग फ्रॉम 1 to N, और क्या लिखेंगे देखो NI, और क्या लिखेंगे VI, और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से, ठीक है ना। ये है रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का फार्मूला। पूरे का डिवीजन देखो क्या हो जाएगा, I वेरिंग फ्रॉम 1 to N, और क्या हो जाएगा VI, ठीक है ना। तो ये है आपका रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का जो है फार्मूला, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये नॉर्मेलिटी है रिजल्टेंट मिक्सचर का या रिजल्टेंट सोल्यूशन का। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी में, ठीक है ना, ऐसे ही इतने ही टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, कुछ और छूटे होंगे तो मैं उसको न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा। तो अब देखो ध्यान से, जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक ना, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, फिर से एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो परसेंटेज पढ़ा, फिर उसके बाद ग्राम पर लीटर पढ़ा, फिर उसके बाद मोलरिटी पढ़ी, फिर उसके बाद मोलरिटी पढ़ी, और फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन पढ़ा, और फिर उसके बाद, ठीक ना, हम लोग क्या पढ़ लिए, नॉर्मेलिटी। तो ये मेजर पार्ट था कंसंट्रेशन टर्म का। अब पार्ट्स पर मिलियन बचा हुआ है, ठीक है ना, और जो है फॉर्मेलिटी बची हुई है। तो फॉर्मेलिटी ऐसे ही है, फॉर्मेलिटी नाम ही है तो फॉर्मेलिटी जैसा कर लेंगे। लेकिन अभी अपने को ये टॉपिक से जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसकी कहानी देखनी है। एक प्रॉब्लम और इसका मैं बोली दूं नॉर्मेलिटी वाला, प्रॉब्लम टाइप 6 करके उसको नोट कर देते हैं, फॉर न्यूट्रलाइजेशन। प्रॉब्लम टाइप 6, ठीक है ना, ये देखना ध्यान से, फॉर न्यूट्रलाइजेशन, ये बड़ा अच्छा है, फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक ना, जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो अब न्यूट्रलाइजेशन तुम्हें अच्छे से पता है भाई कि एसिड होगा, और एसिड को हम लोग बेस में मिक्स करेंगे। तो बेस में मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, देखो सॉल्ट बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब ये सॉल्ट तुम्हें अच्छे से पता है 3 टाइप का हो सकता है ये नॉर्मल सॉल्ट हो सकता है ये कैसा सॉल्ट हो, नॉर्मल सॉल्ट हो सकता है ये कैसा सॉल्ट हो बोलो, एसिडिक सॉल्ट हो सकता है ये सॉल्ट कैसा हो बोलो, बेसिक सॉल्ट हो। तो जब नॉर्मल सॉल्ट होगा तो यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। मतलब नॉर्मल सॉल्ट अगर बन जाए तो मतलब ये जो न्यूट्रलाइजेशन है ये कैसा हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अच्छे से याद रखे रहना, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और अगर ये दोनों बन रहे हैं तो मतलब क्या हो गया तुम्हारा, पार्शियल या इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये दिमाग में पहले आना चाहिए कि कब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है और कब तुम्हारा पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एसिड है वो इसकी नॉर्मेलिटी Na है, इसका वॉल्यूम Va है। जो बेस है इसकी नॉर्मेलिटी Nb है, इसका वॉल्यूम Vb है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, तो अगर आपसे
पहला केस में पूछूं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक ना, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, अच्छे से याद रखे रहना, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जरा ध्यान से देखो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मोल ऑफ एसिड इक्वल टू, है ना, मोल ऑफ बेस करते थे, मोलरिटी लगाते थे। तो क्योंकि देखो मोलरिटी का फार्मूला क्या था, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था, तो हम लोग क्या करते थे, एसिड का मोल निकालते थे तो MaVa हो जाता था, और बेस का मोल निकालते थे तो Mb, मोलरिटी बेस की क्या हो जाती थी, Nb डिवाइडेड बाई Vb हो जाता था। अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो अब अगर हम लोग मान लो एसिड लिखेंगे तो यहाँ भी एसिड और यहाँ भी एसिड, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड क्या हो जाएगा, Na और Va। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, फॉर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट अगर हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अच्छे से याद रखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज सेम एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है ना, और ऑफ बेस। बहुत अच्छे से दिमाग में ये बैठा होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब देखना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड कितना आएगा, एसिड की नॉर्मेलिटी तुमने क्या मानी है, Na, और वॉल्यूम क्या माना है तुमने, Va, इक्वल टू देखो बेस की नॉर्मेलिटी क्या है, Nb, और इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, Bb के बराबर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज सेम एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर ये दोनों सेम है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर याद रखे रहना, तभी कभी तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई नेचर ऑफ सोल्यूशन बताओ। तो नेचर ऑफ सोल्यूशन, जब एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे तो एसिडिक सोल्यूशन, और जब बेस के इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे तो बेसिक सोल्यूशन। यहाँ स्टार बना के मैं नोट कर दे रहा हूँ, इसको भी स्टार बना लो, ठीक है ना। अगर तुमसे बोले नेचर ऑफ सोल्यूशन, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन आप अच्छे जान गए, नेचर ऑफ सोल्यूशन की हम लोग बात करेंगे तो नेचर ऑफ सोल्यूशन भाई तीन ही हो सकता है, एसिड बेस मिलाए हो, या तो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल, या तो सोल्यूशन क्या होगा बोलो, एसिडिक, या तो सोल्यूशन क्या होगा बोलो, बेसिक। तो अब देखना जब न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या मिल गई, NaVa इक्वल टू क्या हो गया बोलो, NbVb। और जब सोल्यूशन तुम्हारा एसिडिक होगा तो क्या होगा, NaVa इज ग्रेटर देन बोलो Nb, और क्या हो जाएगा Bb। और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो NaVa इज लेस देन बोलो क्या हो जाएगा, NbVb। क्लियर हो गया ना। तो ये अच्छे से दिमाग में आप रखे रहना। अब देखो कुछ चीज़ें और है जो आपको फार्मूले के थ्रू मैं बता देता हूँ और उसको अच्छे से याद रखे रहना। जैसे देखो हम लोग वहाँ लिखते थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल लिखते थे, ठीक है ना। वहाँ देखो हम लोग क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल अगर लिखना रहता था तो क्या करते थे, मोलरिटी इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वो भी किसमें, लीटर में। अब जब हम लोग को लिखना रहता था नंबर ऑफ मिली मोल, याद करिए जब हमें क्या लिखना था, नंबर ऑफ मिली मोल्स, तो क्या लिखते थे, मोलरिटी सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में इनटू क्या करते थे, 1000। क्लियर हुआ ना। तो ये भी हम लोग को याद रखे रहना, जैसे वहाँ पे लिखते थे वैसे हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मिली मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। क्लियर हुआ ना। तो ये सब जैसे वहाँ चलता था वैसे यहाँ भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे मोल्स चलते थे वैसे यहाँ पे क्या चलेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चलेगा। यहाँ क्या चलेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये भी ऐसे हैज करके नोट कर लेना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चलेगा। तो नॉर्मेलिटी इनटू क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम, और वो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम देखो यहाँ किधर है, ये लीटर में वॉल्यूम है। और अगर मान लो तुमसे यही बोले नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ क्या हो गया तुम्हारा देखो, मिली इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट बोलेगा तो नॉर्मेलिटी और सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में ले लेंगे, मिलीलीटर में। बात समझ में आई। तो ये आपको नो डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मेलिटी कैसे हम लोग को पढ़नी है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इसके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो देखो जो है अब मैं, ठीक है ना, ये मैंने 5 न्यूमेरिकल लिख दिए हैं और इसमें से जो छूट जाएगा, मतलब मेनली मैं 1-2 क्वेश्चन कर देता हूँ और बाकी इसमें सब होमवर्क है, ठीक है ना। तो जो है जैसे फर्स्ट वाला प्रॉब्लम मैं करता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखो फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को मैं 2 तरीके से सॉल्व करके सिखा देता हूँ, ठीक है ना। और दोनों से ज़रा ध्यान से देखिए, आप दोनों को अच्छे से सीखिए ताकि आपको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो इसको सॉल्व करने में। तो फर्स्ट को देखो मैं इरेज करता हूँ,
फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सॉल्व किया जाए। डेंसिटी ऑफ, ठीक है ना, ध्यान से देखना, आपको दे रखा है डेंसिटी ऑफ ए 16% बाई मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, मैं 2 तरीके से इसको सिखाता हूँ और दोनों से लगभग आंसर सेम ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 1 देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो तुम्हें परसेंटेज कंसंट्रेशन दे रखा है, वो भी मास वाला, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से परसेंटेज कंसंट्रेशन दे रखा है, वो भी मास वाला, और डेंसिटी देखो ग्राम पर मिलीलीटर में दे रखी है। डेंसिटी किस में दे रखी है? ग्राम पर मिलीलीटर में। तो देखो हम लोग मोलरिटी वाला फार्मूला अगर याद करो तो मोलरिटी में क्या था? परसेंटेज डेंसिटी इंटू 10 और डिवाइडेड बाई क्या था बोलो? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। उसमें हमें डेंसिटी का यूनिट नहीं देखना था, इसीलिए पहले इसी वाले फार्मूले को लगाता हूँ मैं, है ना। परसेंटेज डेंसिटी 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो परसेंटेज आप देखेंगे तो कितना दे रखा है? देखो 16%। डेंसिटी कितना दे रखा? 1.10, और ये क्या हो गया? 94 इंटू क्या हो गया? 10, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट देखो कितना हो गया? 98, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मेरे पास आंसर है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.81 मोलर। कितना आ जाएगा? 1.81। अब ये मोलरिटी है तो चाहो तो ऐसे कैपिटल M लिखूं या क्या लिख सकता हूँ? 1.81 मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट जो है पार्ट, यानी मोलरिटी देखो आ गई। फिर अब देखो ध्यान से, मोलरिटी आ जाए तो फिर अब कोई समस्या नहीं है अपने पास। अब देखना हमें बतानी है मोलरिटी और नॉर्मलिटी। तो मोलरिटी का फार्मूला आप अच्छे जानते हैं, स्मॉल m इक्वल टू मामी जी से ज़्यादा लाइक कौन करते हैं? मामा जी। कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। डिवाइडेड बाई देखो क्या हो गया? 1000 टाइम्स ऑफ D माइनस क्या हो गया? देखो मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना ध्यान से, सब कुछ अपने पास है, सिर्फ डेटा आपको पुट करना है। मैं एक बार लिख देता हूँ, घर आप कैलकुलेशन मैच करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मोलरिटी कितना रखेंगे हम लोग? 1.81। डेंसिटी कितना रखेंगे हम लोग? 1 ठीक ना 1094। मोलरिटी फिर यहाँ से 1.81, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट H2SO4 का मोलर मास कितना हो गया? 98। ये सब रख के आप जब सॉल्व कर लेंगे तो मोलरिटी आ जाएगी 1.94 मोलल, है ना। बात समझ में आई? यानी मोल पर किलोग्राम, या जो भी आप बोलिए मोलल, ठीक है ना। फिर अगला देखो नॉर्मलिटी बतानी है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इंटू एक्स। एक्स क्या है? एन फैक्टर। तो अब H2SO4 का एन फैक्टर निकाल लिया जाए। H2SO4 का एन फैक्टर आप इक्वस करो, इसको इक्वस करेंगे तो ये क्या हो गया? देखो 2H प्लस, और प्लस क्या हो गया? देखो SO4 पे -2, तो बैलेंस फैक्टर इसका कितना हो गया? 2। बाकी आप जान ही रहे हैं OH पर कितना बनेगा? 2। तो x की वैल्यू हो गई 2। तो नॉर्मलिटी देखो 1.81 मोलरिटी हो गई इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया तुम्हारा? 3.62, ठीक है ना। तो ये हो गया 3.62, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है ना। तो इतना आपका पहले मेथड से मैंने बता दिया कि कितनी किसकी नॉर्मलिटी होगी, कितनी मोलरिटी होगी, ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन का टाइप 2 देखिए। देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही है ना, मस्त आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा। अब अगर इसको मान लो स्कूल एग्जाम में पूछे, तो ये जो टाइप 1 मैंने लिखा था, ये स्कूल एग्जाम में ऐसे देखेंगे तो ये फार्मूला दे नहीं रखा है NCERT में, तो ऐसे फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे तो टीचर लोग आपके नंबर काट देंगे। 12th में भी ये काम नहीं करना है, फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है ना। और डायरेक्ट लगा भी देंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इतना नहीं कटने वाला, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश करिए सब्जेक्टिव मेथड से ही लगाइए। तो ये देखिए टाइप 2 आसान है, ये भी सब्जेक्टिव मेथड है, और आप जो है कोशिश करिए इस मेथड से ही लगाएंगे एग्जाम में, ठीक ना। हमेशा याद रखो भाई, बोर्ड्स में तो ऐसे ही लगाना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ऐसे ही लगाना बोर्ड में, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा है? 16% बाई मास, 16% ये देखो बाई मास H2SO4, यही ना दे रखा है 16% बाई मास H2SO4, ठीक है ना। और ये H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है ना। अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ के तुमने क्लियर कर लिया कि आपका जो सोल्यूशन है 16% बाई मास, ये तुम्हारा, ठीक है ना, सोल्यूशन एक्वस नहीं दे रखा है, आपको सिर्फ दे रखा है ना सोल्यूशन। तो सिर्फ आप सोल्यूशन लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब इसकी मीनिंग समझो आप, इसकी मीनिंग क्या हो गई? 16% बाई मास H2SO4 सोल्यूशन ये आपको दे रखा है, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है ना, सिंस।
अब इसकी मीनिंग समझो तुम ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया कि 16 ग्राम H2SO4, ठीक है ना, बाद में समझते रहना, 16 ग्राम H2SO4, ठीक है ना, डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट दिया रहेगा, फॉर्म 100, अब देखो बाई मास दे रखा है, तो यानी बाई मास मतलब क्या हो गया 100 ग्राम में, तो बाई ना डिजॉल्व इन 100, जो भी आपके पास जो है आपके पास कोई भी कंपाउंड है उसमें 16 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व होके 100 ग्राम का सोल्यूशन बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया 16 ग्राम H2SO4, ठीक है ना, डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट, जो भी आपको दिया रहे, डिजॉल्व इन, ठीक है ना, गिवन सॉल्वेंट जो भी रहे, अब एक्वस नहीं दिया रखा है तो एक्वस नहीं लिखूंगा मैं, डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट, ठीक है ना, टू फॉर्म, अच्छे से याद रखो, टू फॉर्म क्या हो गया 100 ग्राम सोल्यूशन। ये कहानी आपको अच्छे से याद रखे रहनी है, ठीक है ना। 16% बाई मास का मतलब क्या हो गया कि 16 ग्राम H2SO4 जिसमें भी डिजॉल्व है सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर 100 ग्राम सोल्यूशन बनाता है। बात क्लियर हो गई। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ से अगर मान लो हमें मोलरिटी बतानी है, तो मोलरिटी क्या होती है, मोल होता है सोल्यूट का और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किसका होता है, देखो सोल्यूशन का, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना। और सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, देखो लीटर में, सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से तुम जानते हो, ठीक है ना, मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्या था फार्मूला, देखो माता वैष्णो देवी, हमें क्या चाहिए, हमें वैष्णो देवी का पता करना है, तो ये देखो V है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मास और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी। यानी अगर मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम पता करना है तो V सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, जो भी तुम्हारे पास सोल्यूशन है उसका मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब देखना जो मास ऑफ सोल्यूशन है उसकी कहानी देखी जाए, तो सोल्यूशन का जो मास है वो देखो कितना है तुम्हारे पास, 100 ग्राम है। जो डेंसिटी है सोल्यूशन की वो भी दे रखी है, डेंसिटी कितना, ये देखो बहुत एग्जैक्ट मेथड है, बहुत अच्छा है, 10194, और ये देखो किस में है तुम्हारा, ठीक ना, ग्राम पर किस में है, देखो मिलीलीटर में। तो अब इसको आप अगर डिवाइड कर लो और देखो इसका वेट किस में है, ग्राम में, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर देखो ध्यान से कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 1.1094 मिलीलीटर। बात समझ में आई। और हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम जो यहाँ रखना है वो किस में रखना है, लीटर में। तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर, ठीक है ना। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू आपको फिर पता है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ लीटर, ठीक है ना। तो अब देखना कितना मिलीलीटर है तुम्हारे पास, इतना मिलीलीटर है, हैंस तुम्हारे पास देखो ध्यान से 100 डिवाइडेड बाई 1.1094 मिलीलीटर इक्वल टू कितना लीटर हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई कितना 1.1094 है ना, इंटू कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ लीटर। क्लियर हुआ ना ये। और आपको बताए भी थे मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना हो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, अब तो हो जाएगा ना। अब देखना मोल सोल्यूट निकाल दिया जाए, सोल्यूशन का वॉल्यूम देखो आ गया उधर, ठीक है ना। अब क्या हो गया, देखो हम लोग मोल सोल्यूट निकाल देते हैं। तो जब हम लोग मोल सोल्यूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट कितना ग्राम H2SO4 गिवन है 16 ग्राम, कितना मॉलिक्यूलर में मास 98। तो अब देखो सब डेटा पता चल गया ना। तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 16/8, और सोल्यूशन का वॉल्यूम देखो लीटर में क्या हो गया, इतना। ये लाके यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है ना, और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वही वाला आंसर जो वहाँ आया था शायद 1.81 मोलर, यही आपको यहाँ भी मिल जाएगा, है ना। मज़ा आया। तो ये देखो ये और अच्छा मेथड, आसान है और जल्दी हो जाता है, बस उसमें नहीं जल्दी तो वही वाला होता है, ये मतलब स्कूल एग्जाम के लिए अच्छा मेथड है और गलतियां कम से कम होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, अब तो ये हो गया तुम्हारा मोलरिटी, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, देखो मोलरिटी, तो मोलरिटी वाला भी देखो, वो जो मोलरिटी का फार्मूला लिखा था वो भी अपने को है नहीं भाई ना, NCERT बुक में नहीं है, तो हम लोग वो फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। अब मुझे बताना है देखो मोलरिटी, तो फिर हम लोग लिखते हैं मोलरिटी का फार्मूला, ध्यान से देखना। फिर अब हम लोग लिखते हैं किसका फार्मूला, मोलरिटी का। तो मोलरिटी का फार्मूला फिर से देखो क्या था, N सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
मास ऑफ सॉल्वेंट है ना। अब देखो ये सोल्यूट सॉल्वेंट ग्राम में ही, तो उसको ग्राम में लिख दिया जाए, तो ग्राम में रखने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। मोल सोल्यूट तुमने निकाला ही था, सॉल्वेंट अगर पता चल जाए मोल सोल्यूट तो अब उसको लिख ही लो, उसका काम ही पड़ेगा। तो मोल सोल्यूट कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 98। अब मास सॉल्वेंट निकालो, देखना ध्यान से, सिंस जो मास ऑफ सोल्यूशन है ये तुम्हें दे रखा है ना, जो मास ऑफ सोल्यूशन है ये कितना दे रखा है, देखो 100 ग्राम के बराबर। अब मास ऑफ सोल्यूशन में आप अच्छे जानते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन में क्या होता है बोलो, मास होता है किसका, सोल्यूट का, और मास किसका होता है बोलो, सॉल्वेंट का। और दोनों जोड़ के कितने ग्राम के बराबर है, देखो 100 ग्राम के बराबर है। अब देखना ध्यान से, सोल्यूट का मास कितना ग्राम है, 16 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 100 माइनस 16 यानी कितना हो गया तुम्हारा, देखो 84 ग्राम। क्लियर हुआ ना ये। तो 84 ग्राम तुम्हारा सॉल्वेंट का मास है। कोई दिक्कत है क्या मोलरिटी निकालने में, मोल यहाँ से पुट कर दो, सॉल्वेंट का मास यहाँ से पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। मज़ा आया ना, एकदम आसान सा है, बस आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। फिर एक तरीका और देख लीजिए, नॉर्मेलिटी वाला भी सॉल्व कर दिया जाए। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला आप लिख लीजिए। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, अब इसमें देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, सोल्यूशन का वॉल्यूम वो भी किसमें, लीटर में। तो देखो अभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट सोल्यूट का, और सोल्यूट क्या है, H2SO4 जो कि एसिड है। तो जब इक्विवेलेंट वेट पढ़ाएंगे तो ये वाला भी मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी पहले वाले फार्मूले से तो तीनों आंसर आ गए होंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आपके 4 क्वेश्चन और बचे हैं वो होमवर्क हैं, अच्छे से सॉल्व करिएगा। ग्रुप में या डिस्क्रिप्शन में आप आंसर भेज सकते हैं। थैंक यू।